डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, इससे शुरुआत करने से पहले मैं पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चले सबसे पहले मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये है पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो अब क्या किए थे, एक सप्लाई वोल्टेज क्या था V1 R1, ये क्या हो गया स्टेटर रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर पर फेज, ये स्टेटर का रिएक्टेंस, और ये जो शंट ब्रांच था ये RC जिसको बोलते थे कोर लॉस रेजिस्टेंस, इसको मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओके, ये जो करंट था उसको बोलते थे स्टेटर करंट। ये हो गया नो लोड करंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये कोर लॉस करंट या वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट। क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज था वो क्या था, वो E1, ये आपका स्टेटर साइड हो गया था, है ना। हमने क्या किया, जो रोटर था उसको मैंने ये इस साइड लाया था, तो जो रोटर का जो रेजिस्टेंस था, है ना, उसको जब इस साइड लाएंगे स्टेटर साइड तो क्या लिखेंगे उसको R2 डैश, रोटर का जो रिएक्टेंस था X2 उसको मैंने इस साइड ले लिया, उसको मैंने लिख दिया X2 डैश, और जो लोड रेजिस्टेंस था, है ना, जो कि मैकेनिकल लोड के बराबर था, उसको मैं क्या लिख दिया R डैश L, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये E2 डैश, करंट क्या था उधर I2 डैश था, जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, वो KI2 डैश, और ये करंट I2 डबल डैश। जहाँ पे ये पार्ट हो गया किसका, रोटर का, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया स्टेटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया ये रोटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइमरी करंट क्या हो गया, सम ऑफ नो लोड करंट प्लस लोड करंट, और I2 डबल डैश क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ I2 डैश। R2 डैश क्या था, R2 बाई K स्क्वायर, X2 डैश इजकल टू X2 बाई K स्क्वायर, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या था, R2 बाई K स्क्वायर 1 बाई S माइनस 1। तो ये जो था हमारा एग्जैक्ट पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट। अब हमें करना क्या है, अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉ करना है। एक चीज और, इसमें मैंने जो ग्रॉस टॉर्क का जो डिराइव किया था वो क्या था, 9.55 इंटू 3R2 डैश का होल स्क्वायर R2 डैश बाई S बाई NS, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ओके, तो हमें करना क्या, अप्रॉक्सीमेट सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, एज्यूमिंग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस JX1 इज वेरी लो, है ना। तो इससे क्या करेंगे हम कि जो शंट ब्रांचेस को आप सप्लाई वोल्टेज के साइड रेफर कर देंगे, है ना। तो शिफ्ट शंट ब्रांच टू सप्लाई साइड। ओके, तब जो सर्किट डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, V1 RC XM, ये आपका R1 X1 R2 डैश X2 डैश, और ये R
डैश एल। ओके, I1 I0 I2 डबल डैश। इसमें भी क्या देख रहे हो, I1 क्या है, I0 प्लस I2 डैश है। ओके, अब हम करेंगे क्या, जो नो लोड करंट है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, assume I0 is very less, okay, then neglect shunt branch। तो जब आप I0 को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0 प्लस I2 डैश, मतलब जो I2 डैश क्या हो जाएगा, वो करीब करीब वो I1 के बराबर हो जाएगा। तो I1 का मतलब क्या हो गया, स्टेटर करंट। क्लियर? ओके, तो ये सर्किट डायग्राम होगा, न्यू सर्किट डायग्राम, न्यू अप्रोक्सीमेट पर फेज सर्किट डायग्राम जो हो जाएगा, क्या होगा, V1 ये करंट I1, R1 X1 R2 डैश X2 डैश R डैश L। ओके, और करंट क्या हो जाएगा, ये I1 इज इक्वल टू I2 डबल डैश। क्लियर? तो अब जो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा TJ इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा, 9.55 इंटू 3 I2 डैश के बदला मैंने क्या लिख दिया, I1 का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S बाई NS न्यूटन मीटर। क्लियर? तो ये क्या था आपका अप्रोक्सीमेट पर फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टॉर्क जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्टेटर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, है ना। तो अब हमें ड्रॉ करना है, हमें पता करना है कि स्टार्टिंग करंट क्या है, ज़्यादा होता है या कम होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्लिप। तो अब सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ सर्किट डायग्राम एट S इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू SF। क्लियर? तो व्हेन S इज इक्वल टू 1, तब जो सर क्या हो जाएगा, जो R डैश L है वो क्या होता है, R2 बाई के स्क्वायर 1/s माइनस 1। तो जब इसमें S इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, R2 बाई के स्क्वायर 1/0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके, तो सर्किट डायग्राम क्या होगा, सर्किट डायग्राम ये आपका ये V1 R1 X1 R2 डैश X2 डैश, और R डैश L क्या हो गया, 0, मतलब ये शॉर्ट हो गया। क्लियर? और ये करंट आपका क्या है, ये I1 है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको जो आप लिखेंगे तो ये जो आएगा V1
R01 X01, ओके। और ये जो करंट है हमारा क्या है वो I1। इसको और क्या लिख सकते हैं, V1 स्टेटर सप्लाई वोल्टेज पर फेज, इसको मैंने लिख दिया Z01। ये आपका क्या हो गया I1, जहाँ पे Z01 क्या हो जाएगा, R01 का है स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। तो ये जो निकला Z01 एट S इक्वल टू 1 पे, ये क्या आ गया, R01 का स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि जो करंट होगा I1 है ना, एट S इक्वल टू 1 पे करंट क्या हो जाएगा, V1 बाय Z01 एट S इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब हमें इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ओके। अब किसी, जब स्लिप का वैल्यू क्या था 1 था, जब स्लिप का वैल्यू क्या हो जाए 1 से कम हो, है ना, स्लिप का वैल्यू क्या हो 1 से कम हो, क्योंकि स्लिप का जो वैल्यू होता है रेंज का 0 से लेके 1, तो अब जो स्लिप का वैल्यू क्या है 1 से कम है, तब क्या होगा, एट एनी स्लिप S इक्वल टू SF पे R डैश L क्या होगा, R2 बाई K स्क्वायर बाय 1 बाई S की जगह मैंने SF माइनस 1। तो अब जो इम्पीडेंस हो जाए, सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, न्यू सर्किट डायग्राम एट S इक्वल टू SF पे क्या होगा, ये यही है ना। तो अब डायग्राम क्या हो जाएगा, V1 R1 R01 X01 और ये R डैश L, ये तो रहेगा ही, R1 प्लस R2 डैश X1 प्लस X2 डैश, R1 प्लस R2 डैश को मैंने R01 लिख दिया, X1 प्लस X2 डैश को मैंने X01 लिख दिया। क्योंकि RL 0 तो नहीं है ना, इसका वैल्यू क्या है, ये आ रहा है, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। अब जो नया इम्पीडेंस होगा Z01 एट S इक्वल टू SF, वो क्या हो जाएगा, R01 प्लस R डैश L का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। तो अब क्या देख रहे हो, तो अब जो करंट होगा, न्यू करंट I1 एट S इक्वल टू SF पे क्या होगा, V1 बाय Z1 Z01 S इक्वल टू SF पे, है ना, यही आ जाएगा V1 बाय Z01 एट S इक्वल टू SF। मतलब मैंने इसको इस तरह लिख दिया, I1 ये सप्लाई वोल्टेज V1, ये Z01 एट S इक्वल टू SF, ये आपका I1 है ना। तो अब इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो अब क्या देख रहे हो कि जो Z01 क्या है एट S इक्वल टू 1 इज स्मॉलर देन Z01 एट S इक्वल टू SF। तो ऑब्वियसली क्या है, क्योंकि करंट क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस है, तो स्टार्टिंग इम्पीडेंस क्या है, छोटा है किससे, इम्पीडेंस एट एनी अदर स्लिप एज्यूमिंग एट इक्वल टू फुल लोड स्लिप से। तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग करंट है I1 एट S इक्वल टू 1 क्या होगा, ग्रेटर देन I1 इक्वल टू एट S इक्वल टू SF, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि स्टार्टिंग करंट क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एट एनी अदर स्लिप S। दूसरी बात, तो हमें करना क्या हो गया, ये जो करंट को क्या करना है, हमें कम करना होगा, है ना। क्योंकि अगर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा तो जो लाइन का जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये अदर
इक्विपमेंट को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ओके, क्लियर। तो स्टार्टिंग करंट आपने क्या देखा, इंडक्शन मोटर का काफ़ी हाई होता है, तो इसी स्टार्टिंग करंट को हमें क्या करना है, हमें कम करना है। और इस स्टार्टिंग करंट को मैंने क्या मान लिया, चूंकि करंट ज़्यादा है तो इस करंट को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट एज्यूम करेंगे। मतलब कि जो V बाई I1 एट S इज इक्वल टू 1 का जो करंट होगा उसको क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, एट S इज इक्वल टू जो करंट होगा I1 उसको क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर। ओके, नाउ तो अब ये बताओ, आप क्या देख रहे हो कि जो टॉर्क जो है, तो ये चीज मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, काफी ज्यादा होता है, तो हमारा एम क्या होगा, उस स्टार्टिंग करंट को कम करना है ना। तो अब मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि अब क्या देख रहे हो कि जो T इज प्रोपोर्शनल टू I1 का होल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, है ना। तो जो T स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू I1 होल स्क्वायर, मतलब जो T इज प्रोपोर्शनल टू I1/s, I1 का होल स्क्वायर बाय s, तो जो रेशियो हो जाएगा T स्टार्टिंग बाय TF का, वो क्या हो जाएगा, I1 स्टार्टिंग बाय IF का होल स्क्वायर इंटू SF। कैसे हुआ प्रूफ करके मैं बता देता हूं कि आप क्या देख रहे हो, तो एट S इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, T स्टार्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू I1 स्टार्टिंग का होल स्क्वायर, और S का वैल्यू क्या है 1, और T एट एनी अदर लोड मतलब फुल लोड पे क्या हो जाएगा, IF का स्क्वायर बाय SF। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप, T स्टार्टिंग बाय TF, तो क्या आ जाएगा वो, है ना, I1 स्टार्टिंग बाय IF का होल स्क्वायर इंटू SF। ओके, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर एट S इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, R01 बाई Z01, एंड पावर फैक्टर एट S इज इक्वल टू SF पे क्या हो जाएगा, R01 प्लस R' L बाई Z01 एट S इज इक्वल टू SF, है ना। ऑब्वियसली है कि इसमें अपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, अदर पे क्या होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एट स्टार्टिंग पे। क्लियर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने क्या सीखा कि एट स्टार्टिंग पे जो होता है, स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, काफ़ी हाई होगा, है ना। तो हमें करना क्या होगा, उस करंट को हमें कम करना है। ओके, तो चलिए अब हम बता दें स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। तो पहला मेथड है DOL, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड। ओके, तो जैसे सपोज करो ये आपका इंडक्शन मोटर है, ओके, ये सेफ्ट है इसका, ये 3 फेज सप्लाई का जो टर्मिनल है ना।
डायरेक्ट ऑनलाइन में क्या होगा कि सपोज करो ये 3 फेज सप्लाई है, ओके, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये क्या आपका डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, ये 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज सप्लाई को आपने क्या किया, डायरेक्ट इंडक्शन मोटर से आपने कनेक्ट कर दिया। तो एट स्टार्टिंग पे जो होगा, एट स्टार्टिंग पे पर फेज डायग्राम क्या होगा, पर फेज डायग्राम। तो स्टार्टिंग पे जो वोल्टेज क्या है आपका V है, सप्लाई वोल्टेज पर फेज V। ये आपका इम्पीडेंस क्या होता है एट स्टार्टिंग पे, वो मैंने बताया था क्या, Z01। ये आपका करंट हो गया। तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, V1/Z01। इस करंट को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट। और ये करंट क्या हो, काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ओके। ये आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो अब क्या सीखे थे कि टी स्टार्टिंग बाय टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्टार्टिंग बाय आई एफ का स्क्वायर इंटू एस एफ। तो आई स्टार्टिंग क्या हो गया, वो आई एस सी बाय आई एफ का स्क्वायर इंटू एस एफ। तो ये इसका रेशियो आ गया डायरेक्ट ऑन लाइन मेथड का, रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क। नेक्स्ट है, हमें करना क्या है, वोल्टेज करंट को क्या करना है, हमें कम करना है ना। तो नेक्स्ट मेथड है आपका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, ओके। सेकेंड मेथड ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। इसमें क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज क्या हो रहा है, इंडक्शन मोटर पे अप्लाई हो रहा है ना, जो कि हमें करना नहीं है, क्योंकि इस समय अगर डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग करंट काफ़ी हाई होगा। तो हमें करना कैसे, कम करना है। तो कैसे करेंगे, तो दूसरा मेथड है हम इसका, ये आपका रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, ओके, सेकेंड मेथड। तो इसमें करेंगे क्या, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ये आपका 3 फेज सप्लाई है। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया R, ये इसका भी रेजिस्टेंस R, हर एक फेज के लिए 2 रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, R, ओके। इसको आप इस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। नाउ ये आपका 1, 2, क्लियर। नाउ आपका जो ये क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर को फिर यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर,
इसका ये 3 टर्मिनल है। ओके, तो पहले क्या था, आपने डायरेक्ट सप्लाई से अपने इंडक्शन मोटर को आप कनेक्ट कर देते थे। अब क्या करना है कि इंडक्शन मोटर और सप्लाई के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, स्विच लेना है 1 2 और ये 3, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये स्विच है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, ये लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे मैंने एक स्विच यहाँ लिया, ओके। क्लियर, तो ये 1 2 3, ये 4 नंबर स्विच, ये 5 और ये 6, ये 7 8 और ये आपका 9। क्लियर, इसको मैं क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल से, इसको मैंने इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप सबसे पहले हमें करना क्या होगा, क्लोज स्विच 1 2 3। तो अगर स्विच 1 2 3 को आप क्लोज कर दोगे, 4 5 6 7 8 9 को आपने क्लोज नहीं किया है, तो इंडक्शन मोटर और सप्लाई के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2R हर एक फेज में क्या हो रहा है, 2R रेजिस्टेंस आ रहा है। क्लियर, तो एट स्टार्टिंग में क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा है। ओके, तो करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। तो पहला काम करना है कि 1 2 3 को स्विच करेंगे तो इस समय क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्लोज स्विच 4 5 6। उसके बाद क्या करेंगे, 4 5 6 को ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये पहला 3 रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो शॉर्ट हो जाएगा ये। तो अब सिर्फ क्या होगा, एक एक रेजिस्टेंस बचा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। फिर करंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा तो फिर ये इसको भी क्या करेंगे, 7 8 9 तीनों को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लोज स्विच 7 8 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने सारे स्विच को ऑन कर देंगे तो इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, वो डायरेक्ट ऑन लाइन पे आ जाएगा, है ना। मतलब जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, वो DOL की तरह ही काम करना शुरू करेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको एट स्टार्टिंग पे क्या हो जाएगा, पर फेज डायग्राम एट स्टार्टिंग। पर फेज सर्किट डायग्राम एट स्टार्टिंग क्या होगा, अब जो वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज क्या था आपका, यहाँ पे ये आपका वोल्टेज V था, तो ये इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, इस पे ड्रॉप हो गया। तो मान लो क्या हो गया कि इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई वोल्टेज मिला वो कितना मिला, वो X टाइम्स ऑफ V1, और करंट ये जो इम्पीडेंस है आपका Z01, ये करंट क्या हो गया I1। तो I1 जो है अब क्या हो जाएगा, XV1 बाई Z01, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट। तो जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो गया, XV1 बाई Z01, और इस V1 बाई Z01 को मैंने क्या लिखा था, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये क्या हो गया, XISC। तो आपसे पूछा जाए कि T स्टार्टिंग बाई TF का रेशियो इसमें क्या होगा, है ना। T स्टार्टिंग बाई TF का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो T स्टार्टिंग बाई TF का क्या होता है रेशियो, I स्टार्टिंग बाई IF का स्क्वायर इंटू SF, है ना। तो I स्टार्टिंग क्या हो गया, वो X टाइम्स ऑफ ISC बाई IF का होल स्क्वायर इंटू
एस एफ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई एस सी बाई आई एफ का होल स्क्वायर इंटू एस एफ। तो टी स्टार्टिंग बाई टी एफ का ये रेशियो आ गया। क्लियर? इसका डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि एक तो रेजिस्टेंस लगा दिए तो पावर वेस्ट होगा ना। डिसएडवांटेज क्या है, लॉट ऑफ पावर वेस्टेड। ओके, टॉर्क क्या होगा, घट जाएगा। टॉर्क क्यों घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज घट गया तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो टॉर्क क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। अगर वोल्टेज घट गया तो उसके स्क्वायर के रेशियो में क्या होगा, ये टॉर्क क्या होगा, वो घट जाएगा, है ना। तो टॉर्क घटने का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेटिंग टाइम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क विल क्या हो गया, विल रिड्यूसेस। क्लियर? तो ये आपका हो गया कौन सा मेथड, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। क्लियर? तो चले हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के बारे में बताएं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। थर्ड पॉइंट, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ओके, तो जैसे आपने क्या किया था, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में मोटर और सप्लाई के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस डाल दिया था। इसी तरह ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर और सप्लाई के बीच में एक ऑटो ट्रांसफार्मर हम रख देंगे। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो मोटर के लिए क्या होगा, वो सप्लाई का काम करेगा, है ना। तो आपका ये मान लो 3 फेज सप्लाई है। क्लियर? ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है। क्लियर? ये इससे कनेक्ट हो गया, ये स्टार कनेक्टेड है। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर? ये इसका टैपिंग हम ले लें। है ना। अब ये क्या होगा, सपोज अभी आपने क्या किया, ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया। क्लियर? ये आपका मोटर है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका ये 3 टर्मिनल है। क्लियर? तो हम करेंगे क्या, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। क्लियर? 3 फेज इंडक्शन मोटर को, तो जो ट्रांसफार्मर को जो पावर मिल रहा है, सॉरी इंडक्शन मोटर को क्या हो रहा है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर मिल रहा है। तो मान लो कि जो टर्न रेशियो है, के क्या है, टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके, इक्वल टू टर्न रेशियो ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोनों का टर्न रेशियो मैंने क्या किया है, सेम मान लिया है। ओके, जैसे इसमें स्टेटर का जो नंबर ऑफ टर्न और रोटर का नंबर ऑफ टर्न दोनों इक्वल है, ऑटो ट्रांसफार्मर भी क्या है, स्टेटर का टर्न और रोटर का टर्न क्या है, रेशियो क्या है, दोनों का सेम है ना। उसके बाद जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऑनलाइन से क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे।
क्लियर ना? जैसे आपका ये क्या है, ये ए फेज से है, तो ये क्या होगा, मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। ओके, ये जो आपका बी फेज से है, तो ये पॉइंट मैंने इसको डॉटेड इसे ड्रॉ कर दिया। ये आपका सी फेज से है ना? तो जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, तो ये जो सप्लाई है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डायरेक्ट क्या होगा, वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। जब इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। तो अब जरा बताओ कि पर फेज डायग्राम क्या होगा। पर फेज सर्किट डायग्राम क्या होगा। अब जो आउटपुट का, सपोज करो सप्लाई ट्रांसफार्मर का सप्लाई वोल्टेज है, मान लो ये V1 है, ओके, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 क्या होगा। तो आप जानते हो V1 बाई V2 इक्वल टू क्या होता है, N1 बाई N2, मतलब 1 बाई K। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू V1 होगा ना ये। तो इसका मतलब क्या, पर फेज सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये क्या आपका ट्रांसफार्मर का आउटपुट, जो क्या होगा इंडक्शन मोटर के लिए इनपुट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या था, पर फेज इंपीडेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग। ये क्या हो गया, करंट I1। अब ये जो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये KV1, क्लियर ना। अब ये जो करंट होगा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, KV1 बाई Z01। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट। और ये क्या हो जाता है, K इंटू V1 बाई Z01 क्या होता है, वो ISC हो जाता है, क्लियर। तो जो रेशियो आएगा T स्टार्टिंग बाई TF का, वो क्या होता है, I स्टार्टिंग बाई IF का होल स्क्वायर इंटू SF। तो I स्टार्टिंग क्या आ गया है, K टाइम्स ऑफ ISC बाई IF का होल स्क्वायर इंटू SF। तो ये क्या आ जाएगा, K स्क्वायर ISC बाई IF का होल स्क्वायर इंटू SF। तो ये आपका आ गया ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क बाई फुल लोड टॉर्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि इंडक्शन मोटर और सप्लाई करंट में क्या रिलेशन है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप जान रहे हो कि सप्लाई करंट I सप्लाई बाय I आउटो, है ना। सप्लाई करंट बाय ऑटो करंट, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो करंट होगा उसका क्या रेशियो होगा, ओके। तो ये क्या होगा, अब क्या जानते हो, ये I सप्लाई बाय I1, तो क्या हो जाएगा, ये N1 बाई N2, मतलब 1 बाई K, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अब सप्लाई करंट क्या हो गया, इनपुट करंट फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर, और I ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो गया, ये आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब नाउ I ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर बाय इंडक्शन मोटर का करंट जो होगा, I इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाई सप्लाई करंट बाय ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, 1 बाई K, ऑटो ट्रांसफार्मर बाय इंडक्शन मोटर ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाई K। तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा, इंडक्शन मोटर का जो करंट होगा I ऑफ इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ I ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके, करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और K इंटू करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा इससे, K इंटू सप्लाई करंट, K इंटू I सप्लाई। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर वो कितना करंट ले रहा है सप्लाई से, तो आप क्या लिखेंगे, K स्क्वायर I सप्लाई।
क्लियर है ना? ओके, तो आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर ऑटो ट्रांसफार्मर से कितना करंट ले रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का जो करंट होगा उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपसे पूछे सप्लाई से कितना करंट ले रहा है इंडक्शन मोटर, तो उसको के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू सप्लाई करंट को। क्लियर? तो ये क्या था आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। नेक्स्ट है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। फोर्थ हो गया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो इसमें करना क्या है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है उसको पहले स्टार में कनेक्ट करेंगे, फिर उसी स्टेटर को क्या करेंगे हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अब सपोज करो ये आपका 3 फेज सप्लाई है, ठीक है, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर, ओके, जो कि किस में कनेक्ट करना है, इसको स्टार में कनेक्ट करना है। तो स्टार में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को मैंने क्या किया, एक साथ कनेक्ट कर दिया। इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे, ओके। अब जरा बताओ ये सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका, लाइन वोल्टेज क्या है V, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा V/√3, है ना। तो इस समय जो करंट होगा पर फेज डायग्राम, यहां ड्रॉ कर देते हैं, पर फेज डायग्राम क्या होगा, अब जो वोल्टेज होगा इसको जो मिल रहा है पर फेज, कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये क्या है V/√3। ये आपका इम्पीडेंस क्या हो गया Z01 एट स्टार्टिंग। तो जो करंट है आपका वो I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/√3 डिवाइडेड बाई Z01, यही है ना, V/√3 बाई Z01 मतलब V/√3 Z01, यही क्या आपका हो गया स्टार्टिंग करंट, है ना। और ये 1/√3 और V/Z01 क्या लिखते हैं हम ISC। क्लियर? तो अब जरा बताओ कि T स्टार्टिंग बाय TF का जो रेशियो होगा क्या होता है, I स्टार्टिंग बाय IF का होल स्क्वायर इंटू SF। ओके, तो I स्टार्टिंग क्या हो गया ISC/√3 बाय IF का होल स्क्वायर इंटू SF। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 ISC/IF का होल स्क्वायर इंटू SF। ये क्या हो गया रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क फॉर स्टार। ओके, नाउ ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। तो आपने क्या किया कि जब स्टार में कनेक्ट किया तो वोल्टेज क्या हो गया इसका V/√3 घट गया ना। करंट कितना हो जाएगा, करंट जो है इसका क्या होगा ISC। क्लियर? करंट क्या हो गया आपका ISC, कितना आता है ISC शॉर्ट सर्किट करंट, हाँ। ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या होगा, हमने जब ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा तब क्या करेंगे, इसको डेल्टा में हम कनेक्ट कर देंगे। डेल्टा में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा ISC/√3, है ना, I स्टार्टिंग करंट जो है। अब यही सप्लाई वोल्टेज है, ओके।
अब इसमें क्या करना है, ये स्टेटर ही है, ये क्या है आपका स्टेटर ही। अब इसको क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दो। ओके, अब इसे करना क्या है, डेल्टा में कनेक्ट करना है। डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये वाइंडिंग है, इसका जो दूसरा एंड है दूसरे वाइंडिंग के पहले एंड से कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब दूसरे वाइंडिंग का जो दूसरा एंड है वो तीसरे वाइंडिंग के पहले एंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब जो तीसरा वाइंडिंग है वो क्या होगा, पहले वाइंडिंग के पहले एंड से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, डेल्टा में कनेक्ट हुआ। ये कब करेंगे, जब ये स्टेटर, जब इंडक्शन मोटर क्या हो जाए, नॉर्मल स्पीड पे आ जाए। तो अब ये बताओ, इसमें जो करंट होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो रहा है, पूरा V। ओके, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये ISC। तो ये डेल्टा करंट इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा में क्या होता है, ये पर फेज करंट ISC है, तो लाइन करंट क्या होगा, वो √3 टाइम्स ऑफ पर फेज करंट, ये √3 टाइम्स ऑफ ISC। ओके, तो आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो क्या था, 1/3 टाइम्स। तो ये जो भी हमने अप्लाई किया है, ये सिर्फ स्टेटर पे अप्लाई किया है। तो ये जो स्टार्टिंग मेथड है, डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, ये दोनों मोटर के लिए होगा, स्क्वायरल केज के लिए भी और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए भी। ओके, नाउ एक लास्ट मेथड है जो कि वो सिर्फ ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज हम करेंगे। क्लियर नाउ, तो चलिए हम बताएं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, स्टार्टिंग मेथड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। फिफ्थ जो है आपका स्टार्टिंग मेथड ऑफ, नहीं रोटर रेजिस्टेंस है ना, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, तो आप करना क्या है कि 3 फेज सप्लाई ले लिया, ओके, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 3 स्लिप रिंग होगा, 1 2 और ये आपका 3, ये 3 स्लिप रिंग है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। ओके, ये शॉर्ट सर्किटेड है, ये सब एक वायर है, शॉर्ट सर्किटेड वायर है, ठीक है। तो ये आपका इससे एक जो है ऑन ऑफ। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि इसको आपने इससे अटैच कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के अगर इसको कनेक्ट कर रहा है तो इस
यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, लेकिन जब ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, हट जाएगा। जब ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा। जब इस पॉइंट इससे कनेक्ट होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा वो, है ना। तो एट स्टार्टिंग पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, मतलब ये ऑन पोजीशन होगा और ये ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जब इंडक्शन मोटर क्या हो जाए, नॉर्मल स्पीड पे आ जाए, तब ये जो वायर है ये इससे टच कर लेगा। क्लियर। सिमिलरली है ना, तो ये आपका ये ऑन पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन, ये इसका ये पॉइंट निकला हुआ है ना। तो अभी क्या होगा, इनिशियली ये इससे कनेक्ट होगा, जैसे जैसे नॉर्मल स्पीड हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली ये जो है हमारा ऑन, ये ऑफ पोजीशन है ना, ये पॉइंट हो गया। तो अब क्या देख रहे हो कि ये जो है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिया जो कि वो स्टार में कनेक्टेड है और ये तीनों स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। तो एट स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये जो पॉइंट इससे कनेक्ट है तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड होगा फिर ये क्या होगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब नॉर्मल स्पीड है तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, मतलब फिर से क्या हो जाएगा, स्क्वायरल केस बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये पावर फैक्टर क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। तो पर फेज डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए, पर फेज डायग्राम क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज है क्या, V, ओके, V1। तो इसमें आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है, ओके। तो अब ये R01 X01, अब क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड हो गया, वो R एक्सटर्नल है ना, ये आपका करंट हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, V1 बाई Z01 एट S इक्वल टू 1, यहाँ पे डैश लिख दिया। मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का है। तो अब यहाँ पे जो Z01 है वो क्या होगा, डैश Z01 डैश एट S इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये R01 प्लस R एक्सटर्नल का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। और पावर फैक्टर क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि आपने क्या किया है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R01 प्लस R एक्सटर्नल बाय Z01 डैश। पावर फैक्टर क्या हो गया, इसका बढ़ गया, चूंकि इम्पीडेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गया, घट जाएगा। तो करंट घटा और पावर फैक्टर क्या होगा, वो बढ़ जाता है। पावर फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू करंट घटने से, तो इसका जो नेट टॉर्क होगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर पे। क्लियर ना। तो ये क्या था आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग मेथड। कौन सा मेथड, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। तो आपने क्या सीखा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में कि स्टार्टिंग करंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे क्या होगा, लाइन वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमें करना क्या होगा, इस स्टार्टिंग करंट को कम करना पड़ेगा। क्लियर ना। इसका बहुत सारा मेथड है। तो पहला मेथड था डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, जिसमें हम वोल्टेज को कम नहीं करते, डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं स्टेटर पे, ओके। दूसरा था कि रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, मतलब इंडक्शन मोटर और सप्लाई के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तीसरा था ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, आपने उसमें क्या किया, जो ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई और मोटर के बीच में रख दिया। नेक्स्ट था कि अपने इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर में जो वाइंडिंग था, सबसे पहले उसको अपने स्टार में रखा, जब वो नॉर्मल स्पीड पे आ गया तो आपने उसको क्या किया, डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो मेथड्स था दोनों के लिए था, स्क्वायरल केस के लिए भी और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। एक पांचवा मेथड था वो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, वो सिर्फ किसके लिए था, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। तो एट स्टार्टिंग में क्या होगा,
स्लिपिंग इंडक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, करंट क्या हो गया, घट जाएगा। लेकिन पावर फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है करंट के कम घटने से। ओके, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो टॉर्क क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये इसका ज़्यादा होता है किसका, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का, इन कंपेरिजन टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का एट स्टार्टिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताऊंगा। थैंक यू।